नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अधिगम का टॉपिक शुरू कर रखा था और उस अधिगम में हमने आपको पहले बताया था कि अधिगम होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि उसके अर्थ की अपन ने बात की थी, परिभाषाओं की बात की थी, विशेषताओं की बात की थी। आज हम ये देखते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं, यदि अपन उनकी बात करते हैं तो सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर मैं ये कहूँ कि पावलोव का। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या फिर रेट हो। यानी शिक्षक भर्ती हेतु तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि इनके अलावा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले तो हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके वर्गीकरण के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। यहाँ एक चीज़ आप ये देखेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को वर्गीकरण की बात करें तो इनको सबसे पहले 3 वर्गों में बांटा गया था। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखेंगे कि इनके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि इनके जो 3 पार्टों के बाद में इनको आगे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। यदि इसके बारे में बताएं तो ये आपका जो पहला सिद्धांत आता है, ये आता है व्यवहारवादी। कौन सा आता है? व्यवहारवादी। उसके बाद में दूसरे की बात करते हैं, ये आपका आता है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है संरचनावादी। तीसरा जो आपका आता है वो आता है संरचनावादी। तो यहां पर इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये आपका हो गया संरचनावादी। अब एक चीज मैं यहां पर और बताता हूं, इनके कुछ उपनाम भी हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अर्थात यदि मैं बात करूं इसके उपनाम की, कई बार इनका उपनाम है वो भी आपको पूछ लेता है, तो ध्यान करेंगे आप। इसको व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसको संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संबंधवादी सिद्धांत। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो है साहचर्य सिद्धांत। कौन सा है? साहचर्य। तीसरा एक नाम और भी है इसका, वो है परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके क्या हो गए, ये 3 जो हैं ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं संज्ञानवादी, तो इसके भी उपनाम हैं। और यहां पर उपनाम में लिख देता हूं कि इसके और क्या उपनाम हैं। संज्ञानवादी जो है इस सिद्धांत को केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, या फिर इसी को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत।
इसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट संरचनावादी। इसके जो उपनाम है उसकी यदि अपन बात करें तो संरचनावादी जो हैं इसको निर्मितिवादी और रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्मितवादी, और इसी का एक और नाम है वो है रचनावादी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको अभी भी बताया ये इनके क्या हैं? ये इनके उपनाम हैं। क्या है ये? इनके उपनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या क्या कहा जाता है? निर्मितिवादी और रचनावादी कहा जाता है। संज्ञानवादी जो है उसको केंद्रीय सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये होते क्या क्या हैं इनके बारे में भी अपन को पता होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी की यदि मैं बात बताऊं आपको तो यहां पर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार वातावरण में किसी न किसी उद्दीपक के अनुक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उद्दीपक की अनुक्रिया के द्वारा होता है। कोई भी व्यवहार है उसमें परिवर्तन की बात करते हैं अपन तो पहले उद्दीपक मिलेगा और उद्दीपक के बाद में क्या होगी? अनुक्रिया होगी। तो व्यवहारवादियों ने ये बात बताई थी कि सभी प्रकार के व्यवहार जो हैं वो वातावरण में किसी न किसी उद्दीपक की अनुक्रिया के द्वारा ही होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। अर्थात इन्होंने क्या बताया? वातावरण की अपन बात करते हैं तो वातावरण में किसी न किसी उद्दीपक की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक बात और आपको पता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना होता है। तो यहां ये आपको ध्यान करना है कि जितने भी आपके व्यवहार हैं वो सारे के सारे वातावरण में क्या हैं? उद्दीपक की अनुक्रिया के द्वारा ही होते हैं। उदाहरण के लिए कहने का मतलब है कि यदि हमारे पैर में कोई कांटा चुभता है तो वो उद्दीपक हमें मिला और हमने अनुक्रिया क्या की? हमारे पैर को तुरंत अपन वहां से हटा लेते हैं और हमने वहां से क्या लर्न किया? क्या सीखा हमने? हमने वहां से ये सीखा कि आगे भी अपन को ध्यान से चलना है। यदि इस प्रकार से कोई विषय वस्तु हमारे सामने आती है तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है? हमें पीड़ा देने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से उद्दीपक की अनुक्रिया द्वारा हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ व्यवहारवादी जो हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि वृद्धि और विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कारक होते हैं वो आनुवांशिकी कारक और वातावरण, ये दो कारक ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर यदि उन कारकों की मैं बात बताऊँ आपको तो वातावरण जो है इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। किन्होंने? व्यवहारवादियों ने। अर्थात आप यहाँ ध्यान करेंगे कि वातावरण जो है, वातावरणीय कारकों को प्रमुख तथा आनुवांशिक कारकों को गौण माना है। ठीक है, यानी इन्होंने कहा व्यवहारवादियों ने कि हमारे व्यवहार में जितने भी चेंजमेंट होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे किसके कारण से होते हैं? वातावरणीय कारकों के कारण से होते हैं। अर्थात वातावरण में परिवर्तन होने के साथ ही हमारे व्यवहार में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये बात किसने बताई थी? व्यवहारवादियों ने बताई थी। साथ ही साथ इन्होंने आपको ये भी ध्यान करना है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बल जो दिया था वो बल किस पर दिया था? मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकी इंपॉर्टेंट बात। इन्होंने जो बल दिया था वो किस पर दिया था? वस्तुनिष्ठता पर।
वस्तुनिष्ठता पर क्या दिया इन्होंने, सबसे ज्यादा बल दिया। यानी किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु है और वो विषय वस्तु क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने में अपनी भूमिका निभाती है। कोई भी घटना घटित होती है, वो घटना जो है उस घटना के कारण से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्य करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता यानी विषय वस्तु के बारे में ये सबसे ज्यादा बल देता है। उसके बाद में हम बात करते हैं समर्थक। देखिए, व्यवहारवादी जो विचारधारा है या ये सिद्धांत जो है, इसका समर्थन करने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपके थे थॉर्नडाइक, ठीक है, और थॉर्नडाइक जो है इनके सिद्धांत की अपन बात करते हैं। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में एक आता है आपका पावलोव, जिन्होंने पावलोव की अपन बात करते हैं तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये दिया था। ठीक है, पूरा विस्तार से आगे एक एक का अध्ययन करेंगे। और एक आता है आपका स्किनर। इसके अलावा अपन बात करते हैं स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, आगे अध्ययन करेंगे। फिर आता है हल, जिन्होंने पुनर्बलन या परबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और एक आता है यहां पर गुथरी, जिन्होंने समीपता अधिगम सिद्धांत दिया था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह आएगी कि निम्न में से कौन व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो आप यहां ये देखेंगे कि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, इन्होंने व्यवहारवादी विचारधारा का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2। और नंबर 2 की यदि बात करें अपन, मैं स्किनर को यहां इस साइड में लिख देता हूं। देखिए, अब इस सिद्धांत की अपन बात करते हैं तो इस सिद्धांत में आप क्या देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। यदि मैं आपको बताऊं, संज्ञान की अपन बात करते हैं, संज्ञान जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ज्ञान की अपन बात करते हैं तो ज्ञान किससे आता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें हमारा जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और एक्टिव रहने के कारण से ही हम क्या करते हैं, किसी न किसी कार्य को करने का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से कोई भी बालक है वो छोटी अवस्था में जब होता है तो वो अपनी कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान नहीं कर पाता है। लेकिन एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में उसका मानसिक विकास भी होता जाएगा। तो वो क्या करता है कि जब वो छोटा था और उसके सामने कई समस्याएं आ रही थी, वो उस समय उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो बचपन में उसके सामने जो समस्याएं आ रही थी ना, उन समस्याओं का समाधान करना क्या कर लिया, उसने सीख लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसकी मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, जिससे पूर्व में जो समस्याएं हैं उनका क्या कर लेता, वो समाधान कर लेता है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है, ये समझ या फिर यूं कहें कि सूझ पर सबसे ज्यादा बल देता है। तो देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। यदि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, सबसे मेन बात तो ये आती है कि ये किस पर बल देता है, ये आपका सूझ या फिर समझ पर बल देता है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पर यह देखनी है कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है। यानी इन संज्ञानवादियों ने क्या कहा कि इनके अनुसार, यानी इन्होंने क्या कहा कि कोई भी बालक जो है, इनके अनुसार कोई बालक
जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में और अपन बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने बताया कि कोई बालक छोटा है, बड़ा होगा तो योग्यताएं बढ़ती जाएंगी, तो क्या करता है, इसी कारण से बालक अपने बचपन की समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जो पहले जब वो छोटा था अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा था, वो समस्याएं वो बड़े होने के बाद में क्या कर लेता है, सुलझा लेता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समर्थक कि संज्ञानवादी जो है इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे। सबसे मेन नाम जो आता है वो आता है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था, जिनके बारे में मैंने अभी आपको ये बताया कि इनकी डिटेल्स जो है अपन बाद में ये टॉपिक होने के बाद में एक एक के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, यानी ये जर्मनी के थे, वर्दिमर, कोहलर और कोफ्का, जिन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था, अर्थात सूझ का सिद्धांत दिया था, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कह सकते हो। इनके अलावा अपन बात करते हैं टोलमैन। टोलमैन ने भी इस संज्ञानवादी विचारधारा का समर्थन किया था और इनका सिद्धांत है संकेत अधिगम सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत जिनको आप बोल सकते हैं। कौन सा सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन की यदि अपन बात करें तो इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो क्षेत्र सिद्धांत। लेकिन ये कंपटीशन में आया तो वो ये आया था कि निम्न में से फील्ड थ्योरी का प्रतिपादक कौन था, तो आप ध्यान करेंगे कौन था, कुर्ट लेविन। उसके बाद में गेने ने भी संज्ञानवादी विचारधारा का ही समर्थन किया था, और इसके बारे में मैंने आपको गेने के अधिगम सोपानी के सिद्धांत के बारे में बताया था। और लास्ट अपन बात करते हैं वो है आपका बांडुरा। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान करेंगे आप। क्या पूछा गया था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बांडुरा ने। अर्थात सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बांडुरा ने किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं संरचनावादी की। यदि अपन संरचनावादी की बात करें तो इसके बारे में आप ध्यान देंगे, इसका उपनाम जो है वो निर्मितिवादी या रचनावादी है। और यहाँ पर क्या बताया गया, ये विधि जो है, ये विधि मुख्य रूप से अंतर्दर्शन के रूप में काम में ली जाती है। अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग व्यक्ति स्वयं खुद करता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस तकनीक का प्रयोग क्या करता है, अपने लिए करता है, क्योंकि किसी के बारे में ये पता नहीं रहता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से है।
ठीक है। जैसे आपको व्यक्तित्व की अपन बात करते हैं, पर्सनैलिटी की अपन बात करते हैं, तो हम उसका मुखौटा देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति शायद ऐसा होना चाहिए। अब वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं है उसका हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये अंतर्दर्शन विधि जो है इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और साथ ही साथ ये अनुभव केंद्रित विधि जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ मैं, सबसे मेन बात ये आती है कि इन्होंने अंतर्दर्शन विधि को क्या माना, महत्वपूर्ण। इन्होंने अंतर्दर्शन विधि को महत्वपूर्ण माना। इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि ये एक ऐसी तकनीक है, यह है एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण से क्या है कि केवल व्यक्ति खुद ही क्या करता है, इसका उपयोग करता है, जिसका स्वयं व्यक्ति उपयोग करता है। इसके बाद में तीसरी बात आती है कि ये जो संरचनावादी हैं इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया, अपने जो अध्ययन है उसको अनुभव केंद्रित माना। इन्होंने अपने अध्ययन को अनुभव केंद्रित माना। अब बात करते हैं अपन समर्थक की, कि इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे। पहली बात तो ये आती है कि इसके समर्थक की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विलियम वुंड। विलियम वुंड, और विलियम वुंड का नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंड को क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या किया था, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे पर बात करते हैं जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं, ये सिद्धांत फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, और यहाँ पर व्यक्ति यानी यहाँ जो शब्द पूछा गया था कि बालक खुद अपनी समस्या की जो अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, तो ये बालक केंद्रित मुख्य रूप से है। तो ये कौन सी है आपकी, निर्मितिवादी। यहाँ से निर्मितिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन आया था, तो वो कौन था, जेरोम ब्रूनर था, ध्यान करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद में आता है अगला, वो है आपका टीचनर। और वाइगोत्स्की, और लास्ट नाम आता है वो आता है गार्डनर। गार्डनर के बारे में मैंने बताया था कि अधिगम की क्या परिभाषा दी थी इन्होंने, कि हमारे गार्डन का वातावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध। तो वातावरण में यदि अपन बात करते हैं वातावरण के कारण यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अधिगम। ये बात किसने कही थी, गार्डनर ने कही थी। यहाँ मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था। अब देखिए, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, और वो क्या है, इसको पहले मैं एक बार आप उतार लो, बाद में बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको इनके सिद्धांतों के बारे में भी बताने वाला था, लेकिन फिर ये टॉपिक आपका बड़ा हो जाता, और यहाँ इनके बारे में अपन को आगे डिटेल से पढ़ना भी है, इसलिए मैंने नहीं बताया, केवल मैंने आपको समझाया ही है, यहाँ लिखा नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। वीडियो को रोक रोक करके आप लिख भी सकते हैं।
यदि अपन बात करें हल, तो इसका पुनर्बलन या प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उसके बाद में वृद्धिमर, कोहलर, कोफ्का की बात करते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो था सूज का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, फिर बात करते हैं टोलमेन। टोलमेन की बात करते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो था संकेत अधिगम सिद्धांत, या फिर संकेत को आप चिन्ह भी बोल सकते हो, साइन बोल सकते हो अंग्रेजी में। ठीक है ना, तो चिन्ह सिद्धांत किन्होंने दिया था? टोलमेन ने दिया था। कुर्तलेवेन की बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत था वो था क्षेत्र सिद्धांत, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन आया था वो फील्ड थ्योरी के बारे में आया था। इसके बाद में गेने की बात करते हैं। गेने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत, फिर बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये मैंने लिखे नहीं है क्योंकि एक टेबल के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इनको नहीं लिखा। अब आपको दूसरी बात यहां मैंने अभी ये बताया कि विलियम वुंट जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां एक नाम और भी आता है जॉन डेवी का। जॉन डेवी, ये नाम भी यहां पर आता है। ठीक है ना, अब इसके बारे में मैं जॉन डेवी के बारे में आपको एक अच्छी बात बताता हूं, वो देखिए क्या है। देखो, जॉन डेवी के बारे में अपन बात करते हैं तो इन्होंने जो व्यवहार में परिवर्तन की प्रोसेस है, इसके बारे में एक बात बताई थी कि अर्थपूर्ण अधिगम की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? आपको पता होगा, मानसिक। यानी अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो क्या है? मानसिक है। यदि आपको अधिगम करना है सही तरीके से, अर्थपूर्ण अधिगम आपको यदि करना है तो आपको मानसिक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उस समय आपका दिमाग जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में, नोट के रूप में आप डाल लेंगे इसको। अर्थपूर्ण अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अर्थपूर्ण का मतलब ये होता है कि सही तरीके से उसको सीखना। कहने का मतलब क्या है कि आप कई बार क्या है कि कुछ ऐसी विषय वस्तु के बारे में सीख जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो सीखने का मतलब यहाँ पर क्या है? अर्थपूर्ण, यानी जिस विषय वस्तु की आपकी जानकारी आपको रखनी है वो पूरी होनी चाहिए पूर्ण रूप से। तो अर्थपूर्ण अधिगम है, इसकी अपन बात करते हैं तो ये क्या है? महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसिक है। मानसिक मन से जुड़ा हुआ है, चेतन बुद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे अंदर चेतन मन भी होता है, अचेतन भी होता है, अर्धचेतन। तो चेतन अवस्था में आप रहोगे ना तभी तो आप अधिगम कर पाओगे। ठीक है ना, अर्धचेतन में रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई अध्यापक यदि आपको पढ़ा रहा है और आप मानसिक रूप से यहाँ नहीं है, शारीरिक रूप से तो बैठे हुए हो लेकिन मानसिक रूप से पता नहीं आप कहाँ विचरण कर रहे हो। और उसके बाद में छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो क्या करते हैं कि हाँ बेटा तू खड़ा हो, तू बता, लेकिन वो क्या है कि मानसिक रूप से यहाँ नहीं था, तो वो एक बार ऐसे करता है कि हाँ सर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अधिगम कब करोगे, आप कब सीखोगे? जब आप चेतन रूप से, यानी चेतन मन का क्या कर रहे हो? उपयोग कर रहे हो। उस समय आपकी जो लर्निंग है या आपकी सीखने की जो प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चलती रहेगी और आप उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान ग्रहण कर लोगे। तो देखो, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो क्या है? मानसिक है। क्या है वो? मानसिक है, जिसको जॉन डेवी ने क्या कहा? जिसको जॉन डेवी ने चिंतन युक्त जॉन डेवी ने इसको क्या कहा था? चिंतन युक्त प्रक्रिया कहा था।
ये प्रश्न आया हुआ है। चिंतन यानी किसने कहा कि अधिगम चिंतन युक्त प्रक्रिया है? ये बात किसने कही थी? ये बात जॉन डीवी ने कही थी कि अधिगम क्या है कि चिंतन युक्त प्रक्रिया है। और चिंतन आप कहाँ से करोगे, कहाँ से सोचोगे, आप किस प्रकार विचार करोगे? अपने मन से। यानी ये एक क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करेंगे आप। ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी ने चिंतन युक्त प्रक्रिया किसको कहा? अर्थपूर्ण अधिगम को कहा। किसको कहा? अर्थपूर्ण अधिगम को। अर्थपूर्ण अधिगम को किसने क्या कहा, ये याद रखेंगे। 3 बातें मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब एक चीज मैं बोल लेता हूं यहां पर, और वो है आपका छोटा सा, ये वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर अगले वीडियो में अपन जो स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, इनके सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात बीच में आपको बता देता हूं, वो है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से अपन ने पहले वाले वीडियो में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पढ़ी थी, ध्यान करेंगे आप, मैं आपको बताता हूं। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया है, इसको क्या है, इसको द्विमुखी भी बताया गया है और इसको त्रिमुखी भी बताया गया है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो एक तो क्या होता है, द्विमुखी, द्विमुखी प्रक्रिया है। एक त्रिमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया जो है, इसके बारे में किसने बताया था? ये प्रश्न कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये एडम्स महोदय ने बताया था, एडम्स महोदय ने। यदि हम बात करते हैं त्रिमुखी, किसने कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया त्रिमुखी है? किसने कहा था? जॉन डीवी और रायबर्न ने। इनका नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉन डीवी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात यह भी आती है कि इन्होंने जो द्विमुखी प्रक्रिया बताई थी वो कौन कौन सी बताई थी? इन्होंने क्या कहा, एक तो क्या होता है, शिक्षार्थी होता है। क्या होता है? शिक्षार्थी। दूसरा क्या होता है? शिक्षक होता है। एक सीखने वाला होता है और एक सिखाने वाला होता है। लेकिन जॉन डीवी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको 3 बताए थे। इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी भी होता है, शिक्षक भी होता है, लेकिन साथ साथ में पाठ्यक्रम भी होता है। अरे सिलेबस तो होता ही है ना, बिना सिलेबस के क्या पढ़ाएंगे आपको? सिलेबस होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब ये है कि सीखने वाला भी होता है, सिखाने वाला भी होता है। और क्या सिखा रहे हैं, मतलब विषय वस्तु भी होती है। बिना विषय वस्तु के कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहां पर आपको इनके बारे में बता रहा हूं। अब इन दोनों में से अपन बात करते हैं तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो क्या है? त्रिमुखी है। कौन सी है वो? त्रिमुखी। सीखने वाला भी होना चाहिए, सिखाने वाला भी होना चाहिए, और क्या सिखा रहे हो वो विषय वस्तु भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अलग से क्वेश्चन के रूप में मैंने बता दिया है। और यहां पर मैं आपको ये बताता हूं सीखने की यानी जो प्रभावित करने वाले कारक है अधिगम को, वो क्या क्या हो सकते हैं। खुद शिक्षार्थी भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, और पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु भी क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे कैसे करती है, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सीखने वाले को ही लेते हैं। और सीखने वाला कौन होता है? बालक। बालक से संबंधित कारक। देखो दोस्तों, बालक से संबंधित कारकों की अपन बात करते हैं। बालक कब सीखेगा? यदि वो क्या है, सीखने के लिए क्या है, तैयार है।
तब तो वो सीख जाएगा। सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। अर्थात पहली बात तो इसमें क्या आ गई, नंबर 1, सीखने हेतु तत्परता। यदि सीखने के लिए वो तैयार है तो सीख जाएगा, वरना तो नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसका कैसा होना चाहिए, अच्छा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यदि ये दोनों अच्छे हैं तो सीख जाएगा, और दोनों अच्छे नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। कई बार जैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं या शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन हमारे साथ हमारा नहीं है, तो हम सीख सकते हैं क्या, नहीं सीख सकते। चाहे अध्यापक यहाँ कितना ही अच्छा पढ़ा दे आपको, लेकिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ क्लास में नहीं है ना, तो आप नहीं सीख सकते। शारीरिक रूप से नहीं है तो भी नहीं सीख पाओगे, और मानसिक रूप से नहीं है तो भी नहीं सीख पाओगे। कई बार क्या होता है कि आप शारीरिक रूप से तो बैठे रहते हो कि हाँ ये चेयर पे बैठा हुआ है, लेकिन पता नहीं दिमाग आपका कहाँ रहता है, तो आप बिल्कुल भी लर्न नहीं कर सकते। अगला आपका आता है तीसरा, और ये आता है परिपक्वता। सीखने के लिए परिपक्वता का होना भी क्या है, अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था संज्ञानात्मक में कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी अपन बात करते हैं तो प्रारंभ में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है अर्थात उसमें परिपक्वता आती है तो वो सीखने की प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से आगे संचालित कर सकता है, या यूं कहें कि लर्निंग पावर जो है उसमें क्या होती है, फिर ज़्यादा हो जाती है। अगला देखते हैं यहां पर, और वो है आपकी अभ्यास। यदि आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, वो टॉपिक या वो विषय वस्तु उतनी ही ज्यादा क्या होती है, लर्न होती है, उतनी ज्यादा उसको आप अधिक समय तक याद रख सकते हैं। लास्ट इसका जो है वो है बुद्धि। बुद्धि की अपन बात करते हैं, आईक्यू की बात करते हैं, तो प्रत्येक बच्चे में बुद्धि समान नहीं होती है। जिसमें बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है वो शीघ्रता के सीख जाता है, और जिसमें बुद्धि लब्धि कम होती है वो थोड़ा धीरे सीखता है। तो इसका मतलब ये कारक बालक से संबंधित हैं जो कि अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला लेते हैं अपन, और वो है शिक्षक से संबंधित। नंबर 2, शिक्षक से संबंधित कारकों की अपन बात करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं, कोई भी अध्यापक होता है तो उस अध्यापक को विषय वस्तु का क्या होना चाहिए, ज्ञान। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण ज्ञान का दाता होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान का दाता तो कोई है ही नहीं, लेकिन जिस विषय वस्तु को वो पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा को वो पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा के विषय वस्तु का ज्ञान उसको होना अनिवार्य है। तो पहली बात ये आ गई, विषय वस्तु का ज्ञान। अगर किसी अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वो अधिगम नहीं करवा सकता। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं वो क्या है, वो आपका है कि उस अध्यापक को मनोविज्ञान का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान। ठीक है, उसके बाद में तीसरी बात आती है, वो ये आती है शिक्षक का व्यवहार। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा है तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि अधिगम की अपन बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो पाता है उनको। और यदि एक अध्यापक का व्यवहार बच्चों के प्रति सही नहीं है तो बच्चे उस अध्यापक की क्लास को छोड़ने के बारे में विचार करते हैं कि आज इनकी क्लास अपन नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अध्यापक जो होता है उसका व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद में अगले की बात करते हैं, वो है आपका शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व यानी एक टीचर जो होता है उसकी पर्सनैलिटी है, उसका भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर्सनैलिटी की अपन बात करते हैं, हालांकि ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। तो पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, और मुखौटा का मतलब ये होता है कि एक अध्यापक जब यहाँ पढ़ाने के लिए आता है
तो उसका जो व्यक्तित्व होता है उसका प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ता है। आपने देखा होगा, आप शायद इस बात से तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टीवी में विभिन्न प्रकार की मूवीज आप देखते हैं या सीरियल वगैरह आप देखते हैं, तो उनमें जिस प्रकार से ये विशेष रूप से अपन बात करते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो हेयर स्टाइल उनकी वहां होती है ना, बस दूसरे दिन वैसी हेयर स्टाइल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेरे नाम फिल्म आई थी एक बार, तो सारे बच्चे जो हैं वो तेरे नाम बन गए थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो एक अध्यापक जो है उसकी पर्सनैलिटी को भी देखते हैं और अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो आगे जब तैयारी करने के बाद में शिक्षक बन जाते हैं, तो वो अपने जो पहले के जो अध्यापक हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है, वो क्या करते हैं, उनकी हूबहू जो उनका व्यक्तित्व होता है वो अपने अंदर उतारने की कोशिशें करते हैं। तो इस प्रकार से एक अध्यापक जो होता है उसका व्यक्तित्व जो है वो भी बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, इसलिए पर्सनैलिटी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात इसमें ये आती है, समय पर उपस्थिति। अध्यापक का समय पर कक्षा में उपस्थित होना भी अनिवार्य है। मान लीजिए कि एक अध्यापक जिसका सेकंड पीरियड आता है और वो अपने पीरियड में 10 या 15 मिनट लेट होता है, पर डे की अपन बात करते हैं, तो वहां पर वो 15 या 20 मिनट होती हैं वो बच्चों की खराब हो जाती हैं और बच्चे जो हैं वो सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण बात होती है कि समय पर टीचर का उपस्थित होना भी अनिवार्य होता है। इसके बाद में अगली बात आती है और वो ये है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, एक अध्यापक को उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ये चीज तो आपकी यहाँ आ जाती है, यदि उसको मनोविज्ञान का ज्ञान है तो इतना तो वो जानता है ना कि कोई भी विद्यार्थी है उनको पढ़ाने के साथ साथ कुछ इस प्रकार से क्रियाएं भी करवानी पड़ती हैं, कुछ इस प्रकार के शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करवानी पड़ती हैं, जैसे चार्ट वगैरह हैं, मॉडल वगैरह, जिसके कारण से उनका अधिगम जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो जाता है। अर्थात अगला आपका आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान। इनका ज्ञान भी होना अनिवार्य है। उसके बाद में लास्ट आता है शिक्षण कार्य का अनुभव। शिक्षण कार्य का अनुभव यानी टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। यदि अपन बात करते हैं कि जैसे शिक्षक बनने से पहले हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे बीएड करते हैं या बीएसटीसी करते हैं, तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या है कि हमारा शिक्षण कार्य होता है कि वहाँ पर माइक्रो टीचिंग होती है। उस समय भी आपको पता है कि शुरू में जो विद्यार्थी होते हैं या यूँ कहें कि शिक्षक जो बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार हेजिटेशन होती है और धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वहाँ पर उनके अध्यापकों द्वारा उनको बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा भी होगा कि हम प्रत्येक वर्ष पढ़ाते रहते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष हमारे अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उसके बाद में और ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। जितने ज़्यादा अनुभव हमारे अंदर आते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा क्या होती है, सुचारू रूप से संचालित होती है। लास्ट आपका आता है नंबर 3, 2 यहाँ लिख दिया, तीसरा मैं यहां बता रहा हूं आपको। तीसरे की बात करते हैं, वो आपका आती है विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु से संबंधित कारकों की अपन बात करते हैं तो यहां पर बहुत ही इजी है कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुतिकरण भी होने चाहिए। एग्जाम्पल वगैरह हैं वो भी दिए हुए होने चाहिए ताकि विद्यार्थी हैं वो आसानी से समझ जाएं। तीसरी बात करते हैं अपन, वो है आपका उद्देश्यपूर्ण। विषय वस्तु जो होती है वो क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका आ जाता है विषय वस्तु का आकार।
विषय वस्तु के आकार की बात बताऊं मैं आपको कि जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कोई गाइड आप इस प्रकार लेके आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और उसको आप पढ़ नहीं पाते हैं। देखते कहते इतनी मोटी गाइड ये तो पढ़ी नहीं जाएगी। यदि उसी को टुकड़ों में बांट करके आपके सामने पेश किया जाए तो आप उसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं आसानी से। जैसे विषय वस्तु की अपन बात करते हैं कि कोई भी कक्षा है उसमें 7-8 किताबें जो हैं उन किताबों को आपको एक साथ इकट्ठी करके दे दी जाए तो वो आपकी मानसिकता इस प्रकार बन जाती है कि इतनी याद नहीं होंगी। लेकिन उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के दिया जाता है, जैसे सामाजिक हो गई, विज्ञान हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, तो उसको आप आसानी से पढ़ लेते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषा शैली भी इंपॉर्टेंट होती है। पाठ्यक्रम की क्या, भाषा शैली। भाषा शैली है, ये भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में बताया। और ये 3 ही मैंने, एक तो बालक से संबंधित कारक होते हैं, एक विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और एक शिक्षक से संबंधित होते हैं। और ये तीनों क्या हैं, यदि ये पॉजिटिव हैं तो अधिगम क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित होता है। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।